लगभग 2500 साल पुराना बौद्ध स्थल अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है और यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है सारनाथ। जी हां, वही सारनाथ जहां पर 4 सिंह वाला एक स्तंभ मौजूद है जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं और यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो आइए हम सारनाथ को डिटेल से समझते हैं और किन मानदंडों के आधार पर उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, यह भी जानेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर सारनाथ में जो अभी तक चीजें मौजूद हैं, जो अभिलेख शामिल किए गए हैं, वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सबसे पहले हम खबर की ओर लौटते हैं। खबर में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया की बुसान में जो यूनेस्को की कमेटी है उसका एक सत्र आयोजित हुआ है। ठीक है, कहां पर? दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित हुआ है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र। ठीक है, और इसमें भारत के प्राचीन बौद्ध स्थल जिसे हम क्या कहते हैं, सारनाथ, प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यह ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1998 में भारत सरकार ने सारनाथ को पहले ही टेंटेटिव लिस्ट की सूची में या टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया था। तो कब से भारत सरकार ने प्रयास करना शुरू कर दिया था? 1998 से, जब इसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या है? यानी प्रतीक्षारत सूची। प्रतीक्षारत सूची यानी भारत सरकार ने पहले ही यह पहल कर दी है कि हम सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करना चाहते हैं। तो यह प्रयास हो गया था, शुरुआती चरण हो गया था कब? 1998 में। और अभी यूनेस्को की जो 48वीं बैठक हुई है, तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति कमेटी की जो 48वीं बैठक हुई है, 48वां सत्र आयोजित हुआ है, उसमें सारनाथ को, एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपने अप्लाई कर दिया उसे शामिल कर लिया गया, नहीं। सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट में उन्हें नाम दिया जाता है, जगह दी जाती है, फिर उसके बाद मापदंड होते हैं कुछ और उन मापदंडों के आधार पर फिर उसे विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को किस स्थल को अपनी विश्व धरोहर स्थल या सूची में शामिल करेगा, इसके लिए यूनेस्को के 10 मापदंड हैं। कितने मापदंड हैं? 10 मापदंड है और इन 10 मापदंडों में से कम से कम एक मापदंड को उस स्थल को फॉलो करना होगा। यानी वह एक मापदंड को पूरा करता है, तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मापदंड को फॉलो करना जरूरी होता है, तभी वह उस विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होती है। आगे हम ये भी समझेंगे कि सारनाथ को किन मापदंडों के आधार पर शामिल किया गया है। अब सवाल है कि ये कौन से नंबर का है भारत की तरफ से जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो यह भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है और यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से माना जाता है। क्यों माना जाता है, हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सारनाथ ही वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले क्या दिया था? ज्ञान दिया था। ध्यान रखिएगा, जिसमें हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो सारनाथ वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने, यानी भगवान बुद्ध ने, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 प्रथम शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ कहा जाता है और यहीं से बौद्ध संघ यानी संघ की स्थापना हुई और आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिन्हें हम नोबल 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, इनका प्रचार शुरू होता है। और इसीलिए सारनाथ का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ध्यान रखिएगा, कहां पर है सारनाथ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी किसके नजदीक है? बनारस के। ठीक है, तो वाराणसी के नजदीक है सारनाथ, ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी यूपी में स्थित है। यह आपको नोट करते हुए चलना है। अब धरोहर, अगर हम यूनेस्को की बात करें कि किन भागों के अनुसार मान्यता मिली है, तो सारनाथ के 2 स्पेसिफिक आपको क्षेत्र नोट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल में मुख्य रूप से 2 भाग शामिल किए गए हैं। पहला, चौखंडी स्तूप। तो आपके सामने जो ये इमेज बनी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल चौखंडी स्तूप है जो कहां पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें कई सारे क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो दूसरा स्थल सारनाथ के जो पुरातात्विक अवशेष हैं
उनको शामिल किया गया, जिनमें क्या क्या है, धामेघ स्तूप है, धर्मराजिका स्तूप है, मूल गंधकुटी विहार है। ये जो आप ये इमेज देख रहे होंगे ना, ये मूल गंधकुटी विहार है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये धर्मराजिका स्तूप है। क्या है, धर्मराजिका स्तूप है। ये जो है ये धामेघ स्तूप है, माफ कीजिएगा, ये क्या है, ये धामेघ स्तूप है, चौखंडी स्तूप नहीं, ये क्या है, धामेघ स्तूप है। तो कुछ और अशोक स्तंभ आप जानते ही हैं डायग्राम के आधार पर, ठीक है। अन्य प्राचीन मंदिर और विहार भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिन्हें यूनेस्को के कुछ भागों के रूप में शामिल कर लिया गया है, और जो विश्व धरोहर स्थल की सूची है उनमें ये नाम शामिल हो गए हैं। इसका ऐतिहासिक क्या महत्व है तो नोट करिएगा। सारनाथ का जो विकास है वो 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, और 12वीं शताब्दी तक इसके बहुत से अवशेष मिलते हैं। सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ और स्तूप बनवाए हैं। 12वीं शताब्दी के बाद यह स्थल नष्ट हो गया और लंबे समय तक यह उपेक्षित रहा। 18वीं शताब्दी में इसकी पुनः खोज हुई, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इन्होंने यहाँ व्यापक खुदाई करते हुए लगभग 1600 वर्षों के इतिहास का पता लगाया है, और इसलिए यह अपने पुरातात्विक महत्व की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अशोक के स्तंभ की बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सारनाथ से प्राप्त जो अशोक का स्तंभ है, सिंह स्तंभ है, वो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है, नेशनल एम्ब्लेम बन गया है, नोट करिएगा। और इसी स्थान से प्राप्त धर्मचक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, जब हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इसे बीचों बीच शामिल किया गया है, थोड़ा सा आयताकार है, ठीक है, और बीचों बीच जो 24 तीलियां हैं, जो 24 तीलियां हैं बीचों बीच, ठीक है, ये क्या है, ये यही धर्मचक्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को ने किस आधार पर इसे शामिल किया है तो हमने पहले भी कहा 10 मानदंड है, जिसमें से 2 मानदंड नंबर 3 और 6 इनके आधार पर, ठीक है, क्राइटेरिया नंबर 3 एंड 6 के तहत धरोहर, विश्व धरोहर इसे घोषित किया गया है। मानदंड 3 में क्या शामिल है, वह स्थल जो बौद्ध धर्म की जीवित सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का उत्कृष्ट प्रमाण देता है, तो सारनाथ वह स्थल है। और मानदंड 6 क्या कहता है कि यह स्थल जो सारनाथ है यह सीधे भगवान बुद्ध के जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। पहला, एक तो उन्होंने वहां पर अपना पहला उपदेश दिया था, और दूसरा प्रथम शिष्यों से यहां पर भेंट हुई थी, और इस वजह से ये इन जीवित परंपराओं का आज भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो अब भारत के पास 45 विश्व धरोहर स्थल वाला यह देश बन गया है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, भारत की सर्वोत्कृष्टता है। विश्व में 6वें स्थान पर तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत इस रैंक में 2nd नंबर पर आ गया है। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो 6th पोजीशन पर है, और अगर हम एशिया प्रशांत यानी जो एशिया वाला रीजन है, प्रशांत वाला रीजन है, तो इसकी बात करें तो भारत इसमें 2nd रैंक पर आ गया है। इससे भारत की बौद्ध विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, वियतनाम जैसे बौद्ध देशों के साथ हमारे जो सांस्कृतिक कूटनीतिक संबंध हैं, कल्चरल जो हमारी डिप्लोमेसी है वो मजबूत होगी, और चूंकि हम इसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल जाएगी तो अब सारनाथ में पर्यटन भी बढ़ेगा। और आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में सरकार ने वहां पर बहुत अच्छा काम किया है, और सारनाथ को बहुत ही सुंदर एक स्ट्रक्चरल तरीके से विकसित कर दिया है, ताकि वहां पर लोग जा सके, घूम सके, और इस स्थान के महत्व को समझ सके। और ये आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो यहाँ आएंगे और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। पर्यटन, शोध और स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगी, इससे मजबूती मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? सांची स्तूप, महाबोधि मंदिर बोधगया, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल, या नालंदा महाविहार? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।